हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम लोग यह कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12, जो मनोविज्ञान का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो आप लोग इससे पहले जो वीडियो देखें आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक ना, प्ले लिस्ट में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और यह सुपर टेट यूपी टेट दोनों के लिए है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इसमें अच्छे अच्छे प्रश्न हम लेकर आए हैं, ठीक। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हम लोग करते हैं, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। क्या है व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है? किसमें? पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, या सभी। तो आपको बताना है व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है, आपको यह बताइए। तो ये व्यक्तित्व किसके साथ अस्थायी समायोजन है, ठीक ना। आप लोग इसको ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। देखिए, जो व्यक्तित्व है हमारा, इसमें अस्थायी समायोजन जो है यह हमारा पर्यावरण के भी साथ होता है, जीवन के भी साथ होता है, प्रकृति के साथ भी होता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा ऑल, ठीक ना। यह सभी जो हमारे व्यक्तित्व के अस्थायी समायोजन है, ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा ये डी ऑप्शन सही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना होता है? 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द, 10 शब्द। तो जब दूसरे वर्ष में जो बच्चा होता है उसमें क्या होता है, शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है, यह आपको बताना है, ठीक ना। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? यह शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। इसमें 0 से 6 वर्ष होता है हमारा शैशवावस्था, ठीक। 0 से 6 वर्ष शैशवावस्था होता है, यह शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो हमारा 2 वर्ष के अंत में शिशु का शब्द भंडार हो जाता है हमारा कितना? 100 शब्द हो जाते हैं उसके अंदर, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संवेगों की उत्पत्ति होती है। संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति से, गत्यात्मक क्रिया से, पोषण से, इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सी होती है आपको बताना है। संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है, ठीक ना। तो आपको यह बताना है संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है। यह जो संवेग होता है यह प्राणी की मूल प्रवृत्तियों के कारण होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आप लोग इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा ये ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। यह प्राणी की उत्तेजित मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दशा को संवेग कहते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। जो प्राणी होता है उसकी उत्तेजित मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक दशा को संवेग कहते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म तथा शर्म वे गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में। यह आपको बताना है, ठीक ना। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है आप लोग इसको बताइए, ठीक ना। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था में, किशोरावस्था में। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो देखिए, शर्म और गर्व की भावना का विकास किस हमारे जो बच्चा होता है उसमें कितने ये हो जाते हैं बाल्यावस्था में, ठीक ना। 6 से 12 वर्ष का होता है जब यह अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। 6 से 11 या 12 वर्ष होती है, ठीक ना। यह आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बाल्यावस्था की एज, तो इसमें जो बच्चा होता है इसके अंदर शर्म और गर्व की भावना का विकास हो जाता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संवेग संवेग कौन सा है? जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? भय, घृणा, आश्चर्य, भूख। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। मैकडूगल ने कितने संवेग मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? तो आप लोग इसको याद रखिएगा 14, ठीक ना। कितनी? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं मैकडूगल ने। इसको भी याद रखिएगा। यह यूपी टेट में पिछले साल आया हुआ था कि मैकडूगल ने कितने मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? तो 14, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, आश्चर्य। जिज्ञासा का संबंध संवेग जो होता है आश्चर्य होता है, ठीक।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं। सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं फ्रायड, स्किनर, थॉर्नडाइक, एडलर। तो सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है, ठीक ना, यह आपको बताना है। तो सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है यह आपको बताना है। आप लोग यह बताइए, ठीक ना। तो सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है, आप लोग इसको बताइए। तो सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है, हमारे थॉर्नडाइक साहब हैं, जो इन्होंने सीखने के नियम के 3 नियम बताए हैं, ठीक ना। 3 नियम बताए हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। 3 नियम बताए हैं, और जिसमें हमारा पहला अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम। सेकंड प्रभाव का नियम। तीसरा तत्परता का नियम, ठीक ना। यह हमारा है, ठीक ना। ये इन्होंने थॉर्नडाइक साहब ने दिया था, सीखने के 3 नियम। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। सीखने की प्रवृत्ति में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, ठीक ना, यह आपको बताना है। तो शैशवावस्था की क्या विशेषता नहीं है, आप लोग इसको बताइएगा। तो आप लोग शैशवावस्था की एज कितनी होती है, 0 से 6 वर्ष। आप लोग इसको याद रखिएगा, 6 या 5 होती है, दोनों इसमें ऑप्शन आता है, 6 या 5, ठीक ना। 6 या 5, इसको दोनों याद रखिएगा, 0 से 6 या 5 होती है, ठीक। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, शैशवावस्था की एज, ठीक ना। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, इसमें डी ऑप्शन सही होगा। जो शैशवावस्था में जो बच्चा होता है वह चिंतन प्रक्रिया नहीं कर पाता है, ठीक ना। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता रहती है, उसकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति रहती है, और अनुकरण करने की प्रवृत्ति रहती है, लेकिन उसके अंदर चिंतन करने की प्रवृत्ति नहीं रहती है, ठीक ना। ऑप्शन हमारा डी से होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, जिस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। कोलसनिक, पियाजे, स्किनर, हर्लॉक। तो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह आपको बताना है। तो इसमें से ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ठीक ना। तो यह जो दिया है डिफिनीशन मनोवैज्ञानिक है, तो यह मनोवैज्ञानिक है हमारे स्किनर साहब, ठीक ना। स्किनर साहब, जो कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, इन्होंने इनके अनुसार है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, कोई नहीं। तो वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। निःशक्त बच्चे जैसे होते हैं जो कमजोर बालक, जो घर आर्थिक तंगी से जो कमजोर हो, ठीक है, समाज में थोड़ा और शारीरिक रूप से भिन्न हो, तो यह जो होते हैं निःशक्त बच्चे होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, निःशक्त बच्चों के आर्थिक और शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से भिन्न हो, ठीक है ना। तो यह निःशक्त बच्चों के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, किसमें, यह आपको बताना है। तो यह कहा गया है हमारे समावेशी शिक्षा में, ठीक है। समावेशी शिक्षा में कहा गया। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई नहीं। तो बाल्यावस्था होती है, कब तक होती है यह आपको बताना है, ठीक ना। तो बाल्यावस्था होती है, कब तक होती है, आप लोग यह बताइए। बाल्यावस्था होती है, आप लोग बताइए। तो बाल्यावस्था की एज जो होती है हमारी 12 वर्ष तक होती है, ठीक ना। 6 से 12 वर्ष, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। 6 से 12 वर्ष होती है, 6 से 12 वर्ष, ठीक है। 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो व्यक्तित्व विकास की कौन सी अवस्था है, ठीक ना।
आपको यह बताना है। तो देखिए, व्यक्तित्व विकास की जो अवस्था होती है इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। 3 भागों में बांटा गया। पहला है अधिगम एवं वृद्धि, ठीक ना। पहला अधिगम ये है, ठीक। पहला अधिगम एवं वृद्धि, अधिगम एवं परिपक्वता। सेकंड वाला अधिगम एवं परिपक्वता। और तीसरा हमारा है विकास की प्रक्रिया, ठीक है। विकास की प्रक्रिया, ठीक ना, प्रक्रिया। आप लोग इसको याद रखिएगा। यह 3 जो है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा ए ऑप्शन सही है, ठीक। यह ए ऑप्शन सही है, आप लोग इसको याद रखिएगा। व्यक्तित्व विकास को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। पिछड़े बालक ऐसे बालक हैं सीखने की गति धीमी, बुद्धि लब्धि 80 से 90 होती है, मानसिक रूप से स्वस्थ और असमायोजित व्यवहार, उपरोक्त में से सभी। तो पिछड़े बालक कैसे होते हैं यह आपको बता रहा है, ठीक ना। तो पिछड़े बालक कैसे होते हैं आप लोग यह बताइए। इसकी क्या होती है, पिछड़े बालक की सीखने की गति धीमी होती है, बुद्धि लब्धि का स्तर जो होता है 80 से 90 होता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं और असमायोजित होते हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन सही होगा। यह तीनों ऑप्शन हमारा सही है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है यह आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आपको बताना है। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन सही होगा। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकाश, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा डी ऑप्शन सही है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। परिपक्वता का संबंध है, परिपक्वता का संबंध है विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता, रुचि। तो परिपक्वता का संबंध है किससे यह आपको बताना है। तो परिपक्वता का संबंध किससे होता है यह आप बता दीजिए। तो परिपक्वता का संबंध हमारा जो होता है विकास से होता है, ठीक है। यह किससे होता है, विकास से होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, परिपक्वता का संबंध विकास से होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तनाव और क्रोध की अवस्था है, तनाव और क्रोध की अवस्था है शिशुअवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। तनाव और क्रोध की अवस्था है, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तनाव और क्रोध की अवस्था है यह आपको बताना है कौन है। तो यह ऑप्शन हमारा जो सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। तनाव और क्रोध की अवस्था, तनाव और जो इन्होंने कहा है स्टेनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था बड़े ही तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल होता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आ सकता है, ठीक ना। स्टेनले हॉल ने कहा है जो किशोरावस्था होती है बड़े तनाव और तूफान और संघर्ष काल की अवस्था होती है, यह स्टेनले हॉल ने कहा है। तो यह ऑप्शन जो हमारा सही होगा बी होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, ठीक ना। तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी यह आपको बताना है। 110 होगी, 100 होगी, 120 होगी, 83 होगी। तो आप लोग को यह पता होता है बुद्धि लब्धि बराबर होता है, ठीक ना। फार्मूला होता है बुद्धि लब्धि इक्वल टू बुद्धि लब्धि इक्वल टू होता है मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु, ठीक ना। वास्तविक आयु, तो यह फार्मूला होता है, आप इसको याद रखिएगा। तो हमें बुद्धि लब्धि निकालना है तो हम क्या करेंगे, मानसिक आयु 12 है उसको हम ऊपर रखेंगे और वास्तविक आयु नीचे, उसको हम नीचे रखें। और इसमें जो हमारा ये फार्मूला होता है इसमें 100 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक ना। ये भी है इसमें भूल गए, तो इसमें ये 100 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला हम रखते हैं। देखिए तो हम रखते हैं 12
अपॉन 10 मल्टीप्लाई 100, ठीक ना। तो यह जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करने के 12 में तो हमारा हो जाएगा 1200 बटा में 10। तो 0 से 0 काट देंगे तो बचेगा हमारा कितना 120। तो इसमें जो हमारा सही होगा ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा, ठीक। यह ऑप्शन हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र है, यह आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र है, देखिए जो शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है हमारा, यह ऑप्शन हमारा ये सही होगा, ठीक ना। और स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन, इसका संबंध मानसिक विकास से, ठीक ना, मानसिक विकास से है, ठीक। आप लोग इसको याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। स्किनर, पियाजे, थॉर्नडाइक, लेव वाइगोस्की। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा, ठीक ना। सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना, यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, ठीक ना, यह आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा यह कहा है जीन पियाजे ने, ठीक ना, यह जीन पियाजे ने कहा है। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था पूछ रहा है। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 16 वर्ष, ठीक है। यह आपको बताना इसमें से कौन सी अवस्था होती है। तो इसे संवेदी क्रियात्मक अवस्था जिसे कहा जाता है, संवेदी गामक अवस्था भी कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो यह जो हमारा ऑप्शन सही होगा, इसमें ये ऑप्शन सही होगा। और 2 से 7 वर्ष जो होती है ये वाली अवस्था, तो यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, ठीक ना। इसको भी याद रखिएगा। जीन पियाजे के संक्रियात्मक अवस्था होती है, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। और जो हमारी तीसरी होती है ये वाली अवस्था, तो यह मूर्त संक्रियात्मक होती है, ठीक ना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। और 11 से के बाद जो अवस्था होती है यह अमूर्त या औपचारिक, ठीक ना, अमूर्त या औपचारिक, औपचारिक, ठीक ना, ऐसे सुन लीजिएगा, औपचारिक अवस्था होती है। तो यह 4 अवस्थाएं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से है जीन पियाजे के अनुसार। तो ऑप्शन इसमें हमारा जो सही है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 20 RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। तो यह RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। 30 घंटे, 45 घंटे, 42 घंटे, 50 घंटे, यह आपको बताना है। तो कितने घंटे कार्य करना है RTE एक्ट के अनुसार 2009 के अनुसार, ठीक ना। तो यह देखिए प्रति सप्ताह जो कार्य करना है शिक्षकों को, तो यह 45 घंटे प्रति सप्ताह कार्य करना है, ठीक ना। ऑप्शन जी इसमें हमारा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक। ऑप्शन बी हमारा इसमें सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। जो हमारा RTE 2009 है, लागू नहीं होता। किस पे नहीं लागू होता? निःशक्त बच्चों पे, 6 से 14 वर्ष के बच्चे, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे और बच्चों की नियमित उपस्थिति। तो यह किस पे लागू नहीं होता है, यह आपको बताना है, ठीक ना। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर यह लागू होता है, निःशक्त बच्चों पर भी लागू होता है और बच्चों की नियमित उपस्थिति पर भी लागू होता है। इसमें जो नहीं लागू होता है हमारा सी ऑप्शन सही होगा, यह 14 से 18 वर्ष के बच्चों पे लागू नहीं होता है, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी तथा डी को सी लिखे या पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है। तो आप लोग इसको बताइए, ठीक ना। सी को डी तथा डी को सी लिखे तो वह कौन से रोग से पीड़ित है। मलेरिया से, डिसलेक्सिया से, फाइलेरिया से, टाइफाइड से। तो यह आपको बताना है, ठीक ना।
वह कौन से रोग से पीड़ित है। तो देखिए जो हमारे कक्षा का बच्चा है वह सी को डी लिखता है और डी को सी लिखता है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वह एक विकार होता है, ठीक ना, एक प्रकार का विकार होता है जो कि यह हमेशा नहीं रहता और धीरे धीरे वह सही हो जाता है, ठीक ना। तो यह बच्चा डिसलेक्सिया से ग्रसित है, यह एक प्रकार का विकार होता है, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत, उपरोक्त सभी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक ना, यह आपको बताना है। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए इसमें जो हमारा अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत दिया है इसके अंतर्गत हमारे यह संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत, यह सभी आते हैं, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा, यह सभी आ जाते हैं। ऑप्शन इसमें जो हमारा सही होगा, यह जो सिद्धांत है यह स्किनर के द्वारा दिया गया है, ठीक ना, स्किनर के द्वारा दिया गया है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त सभी। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। तो प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है यह आपको बताना है, ठीक ना। यह जो विधि है सबसे सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, ठीक ना, सीखने के लिए। तो इसमें जो हमारी सही होगा इसमें उपरोक्त सभी, ठीक ना। यह बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यह तीनों के लिए प्रोजेक्ट विधि अधिगम के लिए सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन हमारा जो सही होगा डी ऑप्शन सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। राष्ट्रीय पाठचर्या एनसीएफ 2005, ठीक ना, मेन दस्तावेज में भाषा के लिए निहित क्या है। एक भाषा, दो भाषा, तीन भाषा, बहुभाषा, यह आपको बताना है, ठीक ना। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार दस्तावेज में भाषा के लिए बहुभाषा निहित है, ठीक ना, बहुभाषा उसमें निहित है। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना टॉपिक है, ठीक ना, बहुभाषिक इसमें होता है, ठीक ना, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना टॉपिक है। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।